है वो हमारा मौसम से संबंधित है। मौसम बदल चुका है। शीत ऋतु अपनी यौवन अवस्था को धीरे धीरे प्राप्त कर रही है। तो आपको जब हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बताए थे तो हमने आपको बताया था कि दिन और रात होने का कारण है धरती का सूर्य के चारों ओर घूमना। एक तो धरती अपनी जगह में घूमती ही रहती है और साथ में चक्कर भी धीरे धीरे पड़ता रहता है। तो जो दुनिया है हमारी वो गोल है, ऊपर से चपटी नीचे से चपटी और बीच में गोल। अगर कहा जाए संतरे की भांति हमारी पृथ्वी है तो गलत नहीं है। संतरे की भांति हमारी पृथ्वी है तो गलत नहीं है। तो सूर्य जो है कभी नहीं घूमता, धरती घूमती है, इसलिए दिन रात होता है। और धरती के घूमने के कारण ही दुनिया में मौसम बदलता है। मौसम कहिए, ऋतु कहिए, एक बात है, अंग्रेजी में इसी को सीजन कहते हैं। तो आप जिस परिवेश में रहते हैं उस परिवेश में 3 प्रकार के मौसम आपने देखे। वर्तमान समय में शीत ऋतु चल रही है। शीत ऋतु यौवन अवस्था में आ चुकी है। अभी इसका यौवन दिसंबर और जनवरी महीने में और बढ़ेगा, जिसे कहोगे कि पूर्ण जवानी में आ गई। तो जब ये वृद्धावस्था की ओर जाएगी तो बसंत ऋतु का आगमन हो जाएगा और हमें बसंत ऋतु से पता चलने लगता है कि अब गर्मी की ऋतु आने वाली है, ग्रीष्म ऋतु आने वाली है। और तब हम ये स्वेटर जैकेट सब उतारना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु अपनी जवानी में आती है। जून के महीने तक में पूरे शबाब में आ जाती है। जब ग्रीष्म ऋतु से धरती पूरी तपने लगती है, जेठ की दोपहरी जिसे कहते होगी पैर जलने लगते हैं, उसके बाद धीरे धीरे धरती की गति के कारण ही वर्षा ऋतु का आगमन हो जाता है। तो जो हमारा उसमें जो जुलाई का महीना है उसमें वर्षा ऋतु की शुरुआत हो जाती है। और जुलाई के महीने में जब वर्षा ऋतु शुरू होती है आषाढ़ माह से, तो फिर धीरे धीरे वो जुलाई के अंतिम सप्ताह तक में अपना पूरा रौद्र रूप यौवन अवस्था दिखाती है। 15 अगस्त के बाद इसमें भी बुढ़ापा आने लगता है और पुनः शीत ऋतु आ जाती है। अब आपको ये समझ में कैसे आएगा कि ऐसा कौन सी खगोलीय घटना हो रही है कि माता धरती घूम रही है तो मौसम बदल जा रहा है। तो हमारी जो धरती माँ है वो 3 भागों में बटी है। कितनी भागों में बटी है? 3 भागों में बांटी गई। बीचों बीच धरती के विषुवत रेखा है जिसे 0 डिग्री भी कहते हैं। उसके ऊपर कर्क रेखा है
उसके नीचे मकर रेखा है। तो धरती का पहला भाग कर्क रेखा, बीचों बीच का भाग विषुवत रेखा या 0 डिग्री, उसके नीचे का भाग मकर रेखा। तो जो हम भारतवर्षी लोग हैं वो विषुवत रेखा से थोड़ा ऊपर कर्क रेखा में रहते हैं। तो जब धरती माता सूर्य के नजदीक पहुंचती है, कर्क रेखा वाला भाग, तो सूर्य के पास अपनी गर्मी है ना, तो जब नजदीक पहुंचेंगी तो वहां के लोगों को ज्यादा गर्मी लगने लगेगी। तो वही महीना होता है जब गर्मी अपने स्वभाव में आती है, तो धरती माँ का वो हिस्सा सूर्य के निकट पहुंच जाता है, उसे कर्क रेखा कहते हैं। उसी को हमारे भारतीय ग्रंथों में कहा जाता है कि सूर्य दक्षिणायन हो गया। सूर्य दक्षिणायन हो गया, इसलिए माता धरती का ताप बढ़ गया है और गर्मी का महीना आ गया। ध्यान से सुनिएगा, अगर डीएम एसपी एसडीएम बनना है तो ये बहुत ऊपर तक हम आपको बता रहे हैं मौसम बदलना। तो धरती जब घूमते घूमते कर्क रेखा के नजदीक आ जाती है, कर्क रेखा वाला भाग सूर्य के नजदीक आ जाता है, तो उस समय धरती में ताप बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है। और हम लोग कर्क रेखा वाले क्षेत्र में रहते हैं, तो हम लोगों को गर्मी बहुत अधिक लगने लगती है। एसी की जरूरत पड़ती है, पंखे की जरूरत पड़ती है, कूलर की जरूरत पड़ती है। तो गर्मी का मौसम होता है। और जब यही धरती माता का भाग मकर रेखा वाले के पास पहुंच जाता है, सूर्य के पास जो मकर रेखा का भाग है, जब सूर्य के पास पहुंचेगा तो कर्क रेखा वाले दूर हो जाएंगे, हम लोग दूर हो जाएंगे। जब हम लोग दूर हुए तो हमें सूर्य की गर्मी कम मिलने लगी। जैसे आजकल ठंडी लगती है ना, हमको हमें स्वेटर पहनने पड़ता है। इसी को कहते हैं सूर्य का उत्तरायण होना। उत्तरायण होना यानी सूर्य अब जिस भाग में हम रहते हैं वहां अपनी गर्मी कम देगा। सूर्य दक्षिणायन भाग को ज्यादा गर्मी देगा, यानी मकर रेखा वाले भाग। तो अब हम लोग जितना सूर्य से दूर जाते हैं, हमारी धरती माँ हमारे हिस्से वाली जितना सूर्य से दूर जाएंगी उतना हमको ठंडी लगती है, और जितना पास जाएंगी उतना हमको गर्मी लगती है। और जब गर्मी के महीने में हिंद महासागर से उठने वाला तूफान धीरे धीरे केरल से चक्रवाती तूफान बनाता चला जाता है और हिमालय की कंदराओं से टकराता है, तो वही भाग जो है वर्षा का कारण बनता है और वर्षा ऋतु आ जाती है। तो जब हम सूर्य के समीप पहुंचे तो हमें गर्मी लगी, सूर्य से जब दूर पहुंचे हमें ठंडी लगी, और जब गर्मी से ताप बढ़ा तो हिंद महासागर से एक तूफान उठता है जो केरल से सबसे पहली वर्षा केरल में होती है। केरल से गुजरते हुए ऊपर जाता है भारत में। जब कभी आपको भारत का नक्शा देखने को मिलेगा तो आप देखेंगे कि नीचे हिंद महासागर है और हिंद महासागर से उठता है जलवायु का मौसम और वो धीरे धीरे ऊपर जाता रहता है। और फिर जब हम उत्तर भारतीय लोग हैं, उत्तर भारत के मध्य क्षेत्र में रहते हैं, तो हिमालय से जो हवाएं टकरा के वापस आती हैं तो वही वर्षा का कारण बनता है। वर्षा का कारण वही बनता है। तो ऋतुएं कितनी होती हैं? कितनी ऋतुएं होती हैं? इस समय कौन सी ऋतु चल रही है?
कौन सी ऋतु चल रही है? ठंडी। ठंडी के बाद क्या आएगा? गर्मी। गर्मी के बाद क्या आएगा? बरसात के बाद क्या आएगा? ठंडी के बाद क्या आएगा? गर्मी के बाद क्या आएगा? तो जब 3 मौसम आए तो भारत एक कृषि प्रधान देश, जहां की 70% आबादी, 100 में 70 लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं। खेती बाड़ी का काम करते हैं ना, हम लोग भी गांव की मिट्टी से जुड़े हैं। जो जब 3 मौसम होंगे तो 3 तरीके की फसलें भी हम पैदा करेंगे। तो उन फसलों के नाम हैं रबी की फसल, जायद की फसल, खरीफ की फसल। तो रबी की फसल की बुआई इस समय चालू है, यानी जब ठंडी की शुरुआत होती है तो रबी की फसल बोना शुरू कर देते हैं लोग। इस समय क्या क्या बोया जा रहा है? गेहूं, चना, लाही, सरसों जिसे कहते हैं। तो ये रबी की फसलें हैं। और जब गर्मी आना शुरू हो जाती है तो जायद की फसल बोई जाती है। गर्मी में कौन कौन से चीजें बोते हो तुम लोग? देखा है? ये बात महावतपुर असोहाट के बच्चे बहुत अच्छे से बताएंगे, क्योंकि वहां जायद की फसल ज्यादा होती है। ककड़ी, खीरा, खरबूज, तरबूज, जेठई मूंग, मूंग सुना हो ना, जेठुई मूंग, ये सब जायद की फसल में है। अब ये भी खत्म हो गई गर्मी, भाई बरसात आ गई तो खरीफ की फसल का आगमन हुआ। जब बारिश शुरू होती है तो किसान किस चीज की फसल की बेड़ तैयार करता है? धान। और अब आप लोग धनहा इलाके में रहते हैं, इसलिए आपने सटाक से उत्तर दे दिया धान की फसल। जब आप गुरुवल, मझगवा, गढ़ीवा के क्षेत्र में जाएंगे तो वहां की प्रमुख फसल बाजरा है, रागी है। बाजरा सुने हो ना? बाजरा, रागी, ज्वार, मकाई। बरसात में ही तो भुट्टे का आनंद लेते हो, तो वो यानी फसल बरसात में बोई गई होगी। 40 दिन की फसल होती है वो। तो मौसम की तरीके 3 फसलें होती हैं, रबी, खरीफ, जायद, खरीफ। रबी की फसल ठंड में बोई जाती है और गर्मी उतरते कटती है, यानी उल्टा ही होगा। बोई पहले जाएगी, काटी बाद में जाएगी। अब गेहूं फगुन के काटते हो ना, पहले काट लेते हो, बो के अभी काटोगे फागुन में, उसको रबी की फसल कहते हैं। और जो जायद की फसल है, बोओगे गर्मी की शुरुआत में और काटोगे जब गर्मी अपनी जवानी में होगी, उसको जायद की फसल कहते हैं। और जो बरसात की फसल होगी वही बरसात के शुरुआत में जाती है, लेकिन काटी बरसात की जवानी में जाती है, बरसात उतरने लगती है। धान है, बाजरा है। और सुन लीजिए आप एक बात, अपने परिवेश के अगल बगल के गांवों की भी फसलें हमको जानना चाहिए। हमारे जो मड़ौली गांव, नाम सुने हो? मड़ौली पहाड़पुर के आगे पड़ता है। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर गांव को देखा जाए तो मड़ौली से ज्यादा टमाटर कहीं नहीं पैदा होता। मड़ौली से ज्यादा जब इलाहाबाद और कानपुर की मंडियों में आजकल के मौसम में टमाटर बिकता है वहां, तो वहां आपको 100 में 50 व्यापारी मड़ौली गांव के मिलेंगे। ये हमारे लिए कितने गर्व की बात है कि हम उत्तर प्रदेश में टमाटर के लिए जाने जाते हैं। और इसी समय एक अंजना गांव है, अंजना भैरव।
प्याज और लहसुन की खेती के लिए उत्तर प्रदेश में जाना जाता है। जब आप इलाहाबाद की मुंडेरा मंडी और कानपुर की बड़ी बड़ी मंडियों में जाएंगे तो वहां बहुत से किसान हमारे, ठीक से खड़े हो जाइए लाइन में, बहुत से किसान आपको अंजना गांव के मिलेंगे। आप ये समझ लीजिए टमाटर में मड़ौली गांव ने वो स्थान प्राप्त कर लिया है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक अपने यहाँ के बीज को मड़ौली के किसानों को फ्री में बांटते हैं ताकि अड़हतिया में जब बेचने आए तो हमारे पास आए। और बड़े बड़े कंपनियों के प्याज के बीज के मालिक हमारे अंजना के किसानों को प्याज का बीज भेजते हैं ताकि जब प्याज तैयार हो तो वो हमारी अड़हतिया में आके प्याज बेचे। तो हमारे लिए गर्व की बात है बेटा। एक समय ऐसा हुआ करता था कि हमारे जो क्षेत्र का किसान था ना, क्योंकि यहाँ सिंचाई का संसाधन नहीं था, यह क्षेत्र चोर उचक्कों का क्षेत्र बोला जाता था। कोई यहाँ आना पसंद नहीं करता था, अपने लोगों के यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं आता था। जानते हो क्या कहता था? अरे वहाँ गेहूं का रोटी नहीं मिलेगा, वहाँ बाजरा का रोटी खाना पड़ेगा। बाजरा को बड़ा बुरा अनाज मानते थे, ज्वार की रोटी मिलेगी। और कभी जब कोई मेहमान आ जाता था तो हमारे आपके घरों की जो माएँ होती थी, आपने वो समय नहीं देखा है लेकिन हमें वो समय याद है। जब कभी पूरी और पराठा बन जाता था गेहूं के आटे का, तो कहते थे आज पिकनिक मनाई जा रही है। आप समझ लीजिए कि हमारे यहाँ गेहूं और चावल नहीं होता था ज्यादा, हम मोटे अनाजों पर निर्भर थे। लेकिन आज उन पतले अनाजों की जगह जब हम बीमार होते हैं तो उन्हीं मोटे अनाजों का सहारा लेते हैं। बाजरा, चावल, ज्वार, मकाई, ये आप जान लीजिए आज भाग्यशाली लोगों को नसीब है। क्योंकि जब हम अंधी दौड़ में भागे तो हमने बाजरा खत्म कर लिया, अपना चना खत्म कर लिया, ज्वार खत्म कर ली। चौरा नाम सुने हो? चौरा की घुघरी अपने तरफ खाई जाती थी और कभी किसी का पेट नहीं खराब होता था। और आज हम लोग कानपुर, इलाहाबाद, प्रयागराज और पता नहीं कहां कहां की संस्कृति उठा के ले आए हैं और गेहूं और चावल खाते हैं और बात लोग से ग्रसित हो जाते हैं। फिर कहते हैं हमारा पेट नहीं साफ हुआ, हमको शुगर हो गया, हमको बीपी हो गया। तो मोटे अनाज जो हम लोगों की वास्तव में मूल पूंजी थी, उसको हमने अंधा अनुकरण करके खो दिया। आज एक बार फिर से हमें उन मोटे अनाजों की जरूरत पड़ गई है। सभी लोग जान चुके हैं कि ये गेहूं और चावल हमारे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि खाद का इनमें अधिक प्रयोग होता है। बाजरा कितना भी दमकल हो, 5 किलो डीएपी में हो जाएगा, यूरिया नहीं पड़ेगी। गेहूं कितना भी अच्छा हो, 25 किलो डीएपी 25 किलो यूरिया एक बीघे में लगनी है। चावल चाहे जितना अच्छा हो, 25 किलो डीएपी 25 किलो यूरिया लगना है। इन खादों ने और इन पेस्टिसाइड्स ने हमारे जीवन को हराम कर दिया। तो हमें मोटे अनाज खाने चाहिए कि ये गेहूं और चावल खाना चाहिए? मोटे अनाज हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। आज जो बड़े बड़े डॉक्टर, एमडी ये सब बैठे हैं ना, ये इनके लिए अलग से खेती ऑर्गेनिक करके बनवाते हैं। ये डीएम वगैरह जो होते हैं ना, ये डीएम्स जो है अपने बंगले में ऑर्गेनिक खेती करवा के मोटे अनाज बोआते हैं और उस मूंग और चना को बोलते हैं हम स्प्राउट खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? स्प्राउट नाम दे दिया उसका। और हमारे घरों की जो पुरानी माएँ थी वो बढ़िया मूंग, चना, किशमिश, बादाम फुला के और 2 चबैना मारे मुंह में, पूरा शरीर एकदम फिल्टर। अगले दिन ये हुआ ही नहीं कि पेट नहीं साफ हुआ। पेट न साफ होना रोगों की जड़ है।
तो अब आप ये जान लीजिए कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना। धन्यवाद। उनके प्रमाण पत्र हमारे पास आ गए हैं, वो अपने प्रमाण पत्र रख